हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। फॉर्मूला फटाफट सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास 11th के चैप्टर ग्रेविटेशन के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एंड आई होप कि इसके पहले आप इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला वीडियो तो देख ही चुके होंगे। तो आज भी जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन लेकर हो जाइए रेडी, क्योंकि आज हम साथ में इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर कोई दो पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस m1 एंड m2 हैं और उनके बीच की डिस्टेंस r है और G यहाँ पर अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है, तो उन दो पार्टिकल्स के बीच में अगर हमको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स क्या क्या हैं, क्या क्या डिनोट कर रहे हैं, वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। F के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, G के थ्रू यहाँ पर हम क्या डिनोट कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ठीक है, वैसे ही m1 एंड m2 क्या है, तो ये हैं दो मासेस या फिर दो पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस को हम लोग m1 और m2 के थ्रू डिनोट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टू मासेस, और जो r है वो इन मासेस के बीच की क्या है, डिस्टेंस है। तो आप लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स या फिर टू मासेस। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। कहीं पर भी अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना हो किसी भी क्वेश्चन में, तो अगर वहां पर m1 m2 की वैल्यूज हैं, यानी कि दो पार्टिकल्स के मासेस आपको गिवन है, उनके बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता ही है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेंगे और आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमारे पास में कई सारे इंडिविजुअल फोर्सेज हैं, यानी कि n नंबर ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेज हैं, उनकी वैल्यूज है, या फिर उनकी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको m1 m2 और r यानी कि उनके बीच की डिस्टेंस की वैल्यू दी गई है तो इस फॉर्मूले के थ्रू। तो तब हम लोग अगर रिजल्टेंट फोर्स बताना है हमको, तो तब हम कैसे बताएंगे, तो हम क्या कर देंगे, उनका वेक्टर सम कर देंगे, जितने भी इंडिविजुअल फोर्सेस की वैल्यूज हमारे पास में है या हमने इस फॉर्मूले के थ्रू सबके लिए अलग अलग कैलकुलेट की है, तो हम जब उनका सम करेंगे तो वहां से हमको रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर FR के थ्रू क्या डिनोट कर रहे हैं, तो ये है रिजल्टेंट फोर्स। अगर हमको बहुत सारे इंडिविजुअल फोर्सेस की वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज पता है तो ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस एंड सो ऑन nth जो पार्टिकल है उसके फोर्स तक के लिए। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n Fi, यानी कि हमने वेक्टर सम कर दिया है सारे के सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का, और हमारे पास में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा इस फॉर्मूले के थ्रू। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। सो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के अकॉर्डिंग हमको टाइम पीरियड और रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अबाउट द सन, यानी कि T और R के बीच में एक रिलेशन मिलता है, जो कि क्या है, जिसको हम इस फॉर्मूले के थ्रू लिख सकते हैं T स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर अपॉन GMS इंटू R क्यूब। तो यहाँ पे टर्म्स क्या क्या है, पहले तो हम उसको समझेंगे। तो T से हम लोग डिनोट कर रहे हैं टाइम पीरियड को, R के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, जो कि सन के अबाउट होगी। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन। G यहाँ पर क्या है, तो G के थ्रू तो हम लोग डिनोट करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू आप लोगों को पता ही है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। वैसे ही MS के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो MS के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं मास ऑफ द सन को, और पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होती है 3.14। तो सारे के सारे टर्म्स जो इस फॉर्मूले में थे वो हम लोगों ने देख लिया, और फॉर्मूला क्या हो गया T स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर अपॉन GMS इंटू R क्यूब। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग भी ले लेते हैं। मान लिया किसी प्लैनेट के लिए या फिर मान लिया मार्स के लिए हम लोगों को जो रेडियस है वो गिवन है, और रेडियस है हमारे पास में कुछ 9.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। साथ ही साथ यहाँ पर टाइम पीरियड हमको गिवन है T इक्वल्स टू मान लिया 7 hours
39 मिनट्स का। अब हमको यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है इस जो मास ऑफ द प्लैनेट है उसकी वैल्यू। यानी कि अब इस फॉर्मूले को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम लिख देते हैं क्योंकि हम मार्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये जी एम लिख देते हैं इनटू आर का हो जाएगा क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज हम लोग को पुट करनी है और इस एम की यानी कि जो मास ऑफ द मार्स है या जो उस प्लैनेट का मास हमको कैलकुलेट करना होगा किसी क्वेश्चन में, वो हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया टी स्क्वायर इंटू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब इक्वल्स टू 1 अपॉन एम यानी कि मास ऑफ द मार्स। तो यहाँ पर से हमारे पास में जो मास ऑफ द मार्स है उसके लिए जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इंटू जी की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मास ऑफ द मार्स है एम इक्वल्स टू आ जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू हमको पता है 3.14, इसका हो जाएगा स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू हमको कितनी गिवन है 9.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 9.4 का होल क्यूब इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 10⁻6 का होल क्यूब अपॉन, अब अपॉन में क्या आ जाना चाहिए, तो हमारे पास में है टी स्क्वायर यानी कि ये हमको 7 आवर्स 39 मिनट्स दिया है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं पहले तो मिनट में, फिर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे हम कन्वर्जन देख चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर 7 आवर्स का क्या मतलब हो गया, ये हो गया 420 मिनट्स प्लस 39 मिनट्स, तो टोटल कितने हो गए, ये हो जाएंगे आपके पास में 459 मिनट्स। तो यहाँ पर आपके पास में आ गया 459 इंटू 60, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जिस प्लैनेट के लिए या फिर मार्स के लिए हमको मास कैलकुलेट करना था वो इक्वल टू आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 6.48 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, 23 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा इस वाले एग्जाम्पल के लिए या फिर इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर। और इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो वहां पर आप इस फॉर्मूले का यूज कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। अब हम लोग देखेंगे कुछ फॉर्मूले जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू से रिलेटेड है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको उस तरीके से कोई डिफरेंट केसेस के लिए इन फॉर्मूले का यूज आप लोग कर सकते हैं, या फिर कुछ और क्वांटिटीज जैसे कि इस फॉर्मूले में हम देख रहे हैं एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग जो डेप्थ जो कि अर्थ के सरफेस से कितनी डेप्थ पर हमको जी की वैल्यू पता करनी है, फाइंड आउट करनी है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाले फॉर्मूले हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग केस ले रहे हैं एट अ हाइट h अबव द अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस से एक हाइट h पर अगर हम लोग जी एच यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो जी एच इक्वल्स टू होता है GME अपॉन RE प्लस h स्क्वायर। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि आपके पास में ये वाली वैल्यू होगी जी एच की वैल्यू यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और अर्थ के सरफेस से एक हाइट तक के लिए। ठीक है, जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, आपको पता ही है, वो होगी ME यानी कि अर्थ का मास, RE की वैल्यू यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो इस फॉर्मूले में बाकी की सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे, आप h की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर जो h है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, इट इज वेरी लेसर देन RE यानी कि अर्थ की रेडियस से, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे GH इक्वल्स टू GME अपॉन RE स्क्वायर इंटू 1 - 2h अपॉन RE। ठीक है, वैसे ही आप लोग इस फॉर्मूले के थ्रू एक रिलेशन ये भी देख सकते हैं GH इक्वल्स टू GO इंटू 1 - 2h अपॉन RE, जहां पर जो ये GO है इसको हम लोग किसके थ्रू डिनोट करते हैं, GME अपॉन RE स्क्वायर के, इस वाले के, तो इसकी जगह पर हमने GO के थ्रू इसको डिनोट किया है। तो ये 3 टाइप के फॉर्मूले हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं किस किस केस में। तो अगर हमको अर्थ के सरफेस से किसी h हाइट पर GH यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो इक्वल टू होता है GME अपॉन RE प्लस h स्क्वायर। अब ये टर्म्स क्या क्या है, तो G तो आप समझ ही रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। G यहाँ पर क्या है, कैपिटल G, तो ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आप लोगों को पता ही है क्या होती है, तो ये होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। तो ये बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये पता भी आपको होना चाहिए, एग्जाम्स में दी भी जाती है। RE यहाँ पर क्या डिनोट हो रहा है, तो ये डिनोट हो रहा है रेडियस ऑफ अर्थ।
वैसे ही h आपको पता ही है, अर्थ के सरफेस से एक हाइट। तो ये हो गया आपके पास में रेडियस ऑफ अर्थ। तो बाकी की क्वांटिटीज या फिर टर्म्स आप लोगों को मालूम ही है इन सब में। me यहाँ पर क्या है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर लिख लीजिए मास ऑफ द अर्थ। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं वो है एट डेप्थ d बिलो द अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस से एक डेप्थ पर, जिसको हम d के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, अगर वहां पर आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम gd के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, वो पता करना है, तो वो आप इक्वल टू फॉर्मूला यूज कर सकते हैं gme अपॉन re स्क्वेयर इंटू 1 माइनस d अपॉन re। तो यहाँ पर भी gme अपॉन re स्क्वेयर को हम लोग go के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। तो go इक्वल्स टू क्या है, तो ये है gme अपॉन re स्क्वेयर। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, वैल्यूज यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आपको अगर d की वैल्यू गिवन है, आपको re की वैल्यू पता है, me की वैल्यू पता है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है और आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल जाएगा वहां पर, जितनी भी डेप्थ पर आपको कैलकुलेट करना है अर्थ के सरफेस। तो चलिए देखते हैं अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, जिसको हम कैपिटल V या फिर U दोनों के थ्रू ही डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास में है V इक्वल्स टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r। तो अगर दो पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस हमको पता है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो तब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर V के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। G हमको पता ही है, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू भी हम लोग जानते ही हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल टू आपके पास में हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 एंड m2 यहाँ पर दो जो पार्टिकल्स हैं उनके क्या है, मासेस है। तो आप लिख सकते हैं 2 मासेस, और जो स्मॉल r के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं वो इन दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस है। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको m1 m2 की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, g की वैल्यू आपको पता ही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, अगर हमको टोटल मैकेनिकल एनर्जी बतानी हो उस पार्टिकल की, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमको पता है टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे E इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस जी mm अपॉन r। यहाँ पर जो कैपिटल M है वो डिनोट कर रहा है मास ऑफ द मैसिव बॉडी, यानी कि जो बॉडी ज्यादा मैसिव है उसका मास। स्मॉल m के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं मास ऑफ द पार्टिकल, जो भी पार्टिकल का मास हमको गिवन होगा, ठीक है। और जो r है उसके थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो r के थ्रू तो इन दोनों ही मासेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं। v यहाँ पर क्या है, तो उस पार्टिकल के लिए जो स्पीड आपको दी गई होगी या वेलोसिटी आपको दी गई होगी उसके थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं। और जो कैपिटल E के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जो कि इस आइसोलेटेड सिस्टम में उस पार्टिकल के लिए हमको कैलकुलेट करनी है। तो E इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस जी mm अपॉन r के थ्रू आप लोग किसी आइसोलेटेड सिस्टम में किसी पार्टिकल के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है उसमें हमसे बोला गया है कि अगर कोई m मास का पार्टिकल मूव कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसकी रेडियस a हमको गिवन है अबाउट m, कैपिटल M, किसी मैसिव बॉडी के अबाउट, ठीक है, जहां पर जो कैपिटल M है वो वेरी वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल m है। तो आपको अगर टोटल एनर्जी वहां पर कैलकुलेट करनी हो उस सिस्टम के लिए, तब हमारे पास में फॉर्मूला हो जाता है E इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 2 इंटू a, ठीक है। और हमको पता है कि किसी भी सिस्टम में अगर टोटल एनर्जी हमको लिखनी है तो वो इक्वल टू किसकी होती है, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ पर भी हमको इस केस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए। तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो होती है जी mm अपॉन 2 इंटू a, और जो पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम v के थ्रू डिनोट कर रहे हैं वो इक्वल टू होगा माइनस जी mm अपॉन a के। तो यहाँ पर आपको टर्म्स जो है उनको हम लोग डिनोट कर लेते हैं। तो g के थ्रू तो हम लोग सबसे पहले डिनोट किसको करते हैं, तो ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, बार बार हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमको पता भी होना चाहिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2।
दूसरी चीज हमको यहाँ पर पता ही है कि जो कैपिटल एम है वो एक मैसिव बॉडी है जिसके अबाउट एक स्मॉल पार्टिकल जिसका मास स्मॉल एम के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो कैपिटल एम और स्मॉल एम हम लोग समझ गए। ए भी हमको पता है कि उस सर्कुलर रेडियस जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसकी रेडियस को हम लोग ए के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर डिनोट कर रहे हैं, और हम लोग टोटल एनर्जी उस सिस्टम की लिख रहे हैं E इक्वल्स टू -G/m/2a। तो किसी क्वेश्चन में आपको ये कैलकुलेट करने को आ सकता है, जहां पर आप उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करने को पूछी जा सकती है। तो तब आप काइनेटिक एनर्जी के लिए Gmm/2a का यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के लिए -Gmm/a का यूज करेंगे, और टोटल एनर्जी उस सिस्टम की E इक्वल्स टू -Gmm/2a हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले भी आपको ध्यान से देखने हैं। नेक्स्ट है एस्केप स्पीड के लिए। तो एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ किसी भी बॉडी के लिए VE के थ्रू हम लोग डिनोट करते हैं, जो कि इक्वल टू होता है √2gme यानी कि मास ऑफ द अर्थ अपॉन RE यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं √2gre। स्मॉल g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, RE क्या है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, और जो भी एस्केप स्पीड होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो ये इक्वल टू किसकी होती है, ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपने एक्सरसाइज में किए थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम लोग को ध्यान में होगा कि ऐसा अगर कोई बॉडी जिसका प्रोजेक्शन हो रहा है और उसके लिए हमको बोला गया है कि जो उसकी प्रोजेक्शन की स्पीड है उसको अगर हम VP के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, वो एस्केप स्पीड की 3 टाइम्स 4 टाइम्स कुछ है, तो मान लिया 4 टाइम्स है, तो 4 × V एस्केप इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो वहां पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करते थे, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करते हुए, उसके प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम लोग एक फॉर्मूला और बनाते थे। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि अगर वो जो बॉडी है या वो जो ऑब्जेक्ट है फार अवे फ्रॉम द अर्थ है, और वहां पर आपको उसकी स्पीड बतानी है जिसको हम VF के थ्रू डिनोट करेंगे, तो VF इक्वल्स टू आपके पास में हो जाता था √VP² माइनस V एस्केप इसका स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोगों को ये पता ही है कि VP की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, तो VP की जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में 4 टाइम्स दिया है V एस्केप के या 3 टाइम्स दिया है, तो आप वहां पर पुट कर लीजिए 4V एस्केप इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, पूरे का माइनस V एस्केप का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, और इस तरीके से आपके पास में आ जाएगा जो ऑब्जेक्ट है जब वो फार अवे फ्रॉम द अर्थ होगा तो उसकी स्पीड VF इक्वल्स टू √4 हो गया 16 V एस्केप स्क्वायर माइनस V एस्केप स्क्वायर, जो भी वैल्यूज आपको दी गई होंगी। V एस्केप की आपको वैल्यू पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेंगे और आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आज जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर के हमने डिस्कस किए, साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं क्योंकि, तो आपने अच्छे से रिवाइज किए होंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप आगे चल के सॉल्व करेंगे। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे या फिर रिवाइज करेंगे कुछ और चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, खूब सारा रिविजन करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्न हो फ्री है पर बेस्ट है।